रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आज की कहानी पे मैं आप लोग को लेके चलूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक कहानी के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों आप लोगों के पास में मेरा सेकंड वाला चैनल होगा ही, उसमें एपिसोड 32 में मैंने एक कहानी सुनाई थी। उसमें एक डिलीवरी बॉय होता है। वो डिलीवरी बॉय जो होता है वो एक महिला जो थी अपने चूँकि उसके बेटे का बर्थडे था तो वो ऑनलाइन केक ऑर्डर करती है। इसलिए वो जो डिलीवरी बॉय होता है वो उस महिला के यहाँ केक का ऑर्डर लेके पहुँचता है। महिला उस केक को पिक करती है, उस डिलीवरी बॉय के पैसे देती है। बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती है। दरअसल ये जो डिलीवरी बॉय होता है यहाँ से एक ऐसी प्लानिंग करता है कि जिसका अंदाज़ा शायद उस महिला को नहीं था। ये डिलीवरी बॉय उस महिला से कहता है कि दरअसल मैं गरीब व्यक्ति हूँ और छोटी मोटी नौकरी करता हूँ डिलीवरी बॉय की। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आप अच्छा फीडबैक दे देंगे तो मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी या फिर मुझे बोनस मिल जाएगा। महिला कहती है कि कोई बात नहीं है, लाओ क्या करना है, तुम अपना मोबाइल दो। लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जब मैं चला जाऊँगा यहाँ से तो आपके पास में एक वेरिफिकेशन का कॉल आएगा जिसमें वो आपसे फ़ीडबैक मांगेंगे और आप अगर अच्छा फीडबैक देंगी तो मुझे इसका फ़ायदा हो जाएगा और आपके पास से कुछ नहीं जाएगा। महिला कहती है ठीक है। अब चूंकि महिला उसने ऑर्डर किया था, मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी उस व्यक्ति के पास था, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति क्रॉस एक तरीके से चेक करने के लिए एक बार उससे फिर उसका मोबाइल नंबर मांग लेता है। कहता है कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए या फिर कोई अल्टरनेट नंबर दे दीजिए जिससे आपका पहले वाला नंबर ना लगे, क्योंकि ऐसा होता है कि डिलीवरी बॉय को वो नंबर नहीं मिल पाता है, कई बार ऐसा होता है। तो ऐसे में वो जो महिला होती है अपना पर्सनल नंबर दे देती है। उसके बाद में ये डिलीवरी बॉय चला जाता है। 2-4 दिन का समय गुजर जाता है। 2-4 दिन के बाद में कॉल आता है। उसके बाद में ये महिला जो फ़ोन उठाती है तो वो व्यक्ति कहता है कि दरअसल हमने फ़ीडबैक के लिए कॉल किया है, आपने एक केक ऑर्डर किया था, बताइए हमारी सर्विस कैसी है, आपको कोई शिकायत है, केक कैसा था। तो महिला कहती है कि सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था और आपकी सर्विस भी अच्छी है। लिहाजा उसके बाद में ये व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आपका फ़ीडबैक हमें पसंद आया, लेकिन आपको यही फ़ीडबैक वीडियो कॉल पर देना पड़ेगा। महिला इसके लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में इस महिला के साथ में जो होता है इसका अंदाज़ा इस महिला को नहीं था। दरअसल उस फीडबैक की वीडियो कॉल के ज़रिए वो व्यक्ति कॉल करता है। उसके बाद में उसका वीडियो जो था उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है एंड उसके बाद में किसी तरीके से उसके वीडियो को एडिट कर देता है। एडिट करने के बाद में उसके जो जिस्म का एक तरीके से चेहरे से नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको चेंज कर देता है, यानी आपत्तिजनक हालत में। अब ये सारी चीज़ें जब वो देखती है जब वो कर लेता है तो उसके बाद में उसको एक फ़ोन उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज पहुंचता है जिसमें वही वीडियो मौजूद थे। वो महिला जब उस वीडियो को देखती है तो पूरी तरीके से डर जाती है कि ये क्या हो गया। उसके बाद में वापस से उस नंबर पर कॉल लगाती है, लेकिन कॉल लगती नहीं है। वापस से एक मैसेज आता है और कहता है कि आप इंतज़ार करिए, आगे क्या करना है ये हमें बताना होगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाए। महिला कहती है कि नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद में ये व्यक्ति कहता है कि दरअसल मैं तुमसे जो बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। महिला कहती है कि क्या करना है। तो उसके बाद में ये कहता है कि दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मिल के ही इस पूरे मामले को निपटा लेंगे। अच्छा, महिला पहले से ही डरी हुई थी कि आखिरकार ये क्या हो गया, उसके पति को या फिर और रिलेटिव्स को या फिर समाज में अगर ये चीज़ें पता चलेंगी तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। उसके बाद में ये महिला कहती है ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी और इस समय उसके पति घर पर नहीं होते हैं, आ जाना, बैठ कर बात कर लेंगे। उसके बाद में ये व्यक्ति पहुँचता है, उस महिला से बातचीत करता है और कहता है कि एक बार तुम्हारे साथ में रात गुजारनी है, यानी टाइम स्पेंड करना है। अब महिला इनकार करती है। जब इनकार करती है तो ये व्यक्ति उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देता है। आखिरकार उसकी धमकियों में ये महिला आ जाती है और उसके बाद में एक बार ये व्यक्ति जो था उसका एक तरीके से रेप कर लेता है। अब दोस्तों इस बार जब वो रेप करता है तो उसने ओरिजिनल वीडियो शूट कर लिया था। जब उसने ओरिजिनल वीडियो शूट किया तो उसके बाद में पहले तो एडिटेड वीडियो था, लेकिन अब ओरिजिनल वीडियो आ चुका था और अब इसी ओरिजिनल वीडियो के दम पर वो इस महिला को लगातार ब्लैकमेल करता। जब चाहता उसके जिस्म के साथ में खेलता, जब चाहता उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता और जब चाहता उससे पैसों की डिमांड रखता। आखिरकार ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जो इस महिला को शुरू में करना चाहिए था वो महिला बाद में करती है। पुलिस थाने जाती है, पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश करती है, उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। और दोस्तों जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो पता ये चलता है कि ये जो डिलीवरी बॉय है इससे पहले तकरीबन 66 महिलाओं के साथ में इसी तरीके से ब्लैकमेलिंग कर उनके साथ में रेप जैसी घिनौनी हरकतों को कर चुका है और उसके मोबाइल में अनगिनत ऐसे गंदे और अश्लील वीडियोस भी मिले थे। तो इस कहानी को बताने का मोटिव यही है कि आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा वो कहानी अगर इससे छोटी ना कहें तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी कहानी है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से
और राजस्थान में एक ज़िला लगता है बाड़मेर, और इसी बाड़मेर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है समदड़ी थाना, और इसी समदड़ी थाना के अंतर्गत एक गांव की ये कहानी है। एग्जैक्ट गांव की लोकेशन, एग्जैक्ट डेट मैं आप लोग को चाहकर भी नहीं बता सकता, क्योंकि इस कहानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे छुपाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी समदड़ी गांव के अंदर, चूँकि समदड़ी का जो गांव है उसी गांव के अंदर कुछ लोग पैसा कमाने के लिए गए थे, कुछ लोग पढ़ने के लिए गए थे। तो लड़कों का जो एक ग्रुप होता है वो उस समय गाँव के अंदर आया हुआ होता है। अच्छा, लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ होता है, उसी समय एक लड़के के मोबाइल पर एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर। जब ये लड़का जो था वो व्हाट्सएप पर ये मैसेज देखता है तो उसके बाद में ये लड़का अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। दरअसल इस लड़के को लगता है कि शायद इस मैसेज में कुछ ऐसा है जो आवाज़ अगर मैं लोगों के सामने खोल दूंगा तो अजीब सा लगेगा, इसलिए लड़का साइड में जो वॉल्यूम का बटन होता है उससे वॉल्यूम बंद कर देता है। एंड उसके बाद में थोड़ा सा उस वीडियो को चलाता है चुपके से, उसके बाद में उस वीडियो को क्लोज़ कर देता है। एंड दोस्तों, उसके बाद में ये लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद में कुछ लोग इससे पूछते भी हैं कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उतर गई। तो ये जो लड़का है ये कहता है कि कुछ ऐसा नहीं है, बस एक नॉर्मल सा व्हाट्सएप मैसेज था और कुछ नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि जब से तुम्हारे मोबाइल पर वो मैसेज आया है तब से तुम परेशान दिख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा बार जब इस लड़के को फोर्स किया जाता है तो आखिरकार ये लड़का कहता है कि यार मेरे मोबाइल पर एक वीडियो आया है और मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर जो लड़की है उस लड़की को मैंने पहले कहीं देखा है। अब दोस्तों, जैसे ही ये लड़का उस दूसरे लड़के से ये बात कहता है कि इस लड़की को शायद मैंने पहले कभी देखा है, तो वो जो लड़का था वो भी इस बात में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है एंड कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसको तुम जानते हो और उसका इस तरीके का वीडियो तुम्हारे मोबाइल पर आ गया, मुझे दिखाओ। तो उसके बाद में वो जो लड़का होता है वीडियो दिखाने से इनकार कर देता है, कहता है कि मैं चाह कर भी उस वीडियो को तुम्हें दिखा नहीं सकता। लेकिन ये जो दूसरा वाला लड़का था ये कहता है कि नहीं, वीडियो तो ज़रूर देखना है, क्योंकि वीडियो अगर देखूंगा तभी तो जाके पता चलेगा कि हम लोग इस लड़की को जानते हैं या फिर नहीं जानते, और ऐसी कौन सी लड़की है जिसको तुम जानते हो जिसका वीडियो तुम्हारे मोबाइल पर आ गया। उसके बाद में वो लड़का बार बार मना करता है, लेकिन ये लड़का देखने की ज़िद करता है। उसके बाद में जब ये उस वीडियो को देखता है, अब ये भी शक पका जाता है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो लड़की थी उसे वो लड़का भी जानता था जिसके मोबाइल पर मैसेज आया था, और दूसरा लड़का भी उसको जानने लगा था, यानी उसने भी उस लड़की को देखा था। लेकिन अब इन दोनों के लिए परेशानी वाली बात ये थी कि दोनों उस लड़की को जानते थे, लेकिन उस लड़की से अब पूछ भी नहीं सकते कि ये वीडियो तुम्हारा है या फिर क्या है। लिहाजा ये थोड़ी देर परेशान होते हैं, उसके बाद में इस बात को वहीं पर दबा देते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहीं नहीं रुकती है, बल्कि 2-4 दिन और गुजरते हैं। उसके बाद में 2-4 और वीडियोस निकल के आते हैं और वो वीडियोस भी इनके मोबाइल पर आ जाते हैं। अब दोस्तों, उन वीडियोस के अंदर जो लड़कियां थीं वो सारी की सारी लड़कियां ऐसी थीं जिनको ये दोनों लोग कहीं ना कहीं जानते थे, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर जो लड़कियां थीं ये तो या आसपास की थीं या फिर इन्होंने अभी 2-4 दिन पहले इन लड़कियों को देखा था। लेकिन करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, पूछे तो किससे पूछें। यही सारी कश्मकश में आखिरकार ये दोनों लड़के परेशान होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता है, अब ये जो वीडियो थी ये पूरे गाँव के अंदर लोगों के जो बुजुर्ग लोग थे उनके मोबाइलों पर भी आने लगती है। अब सब लोग गाँव के जब उन वीडियोज़ को देखते चकरा जाते, सबको ऐसा लगता कि इन लड़कियों को कहीं देखा है, लेकिन श्योर कैसे हो कि आखिरकार ये लड़कियां कौन हैं कौन नहीं हैं। उसके बाद में सारे लोग बैठते हैं एंड बैठने के बाद में डिस्कस करते हैं कि ये वीडियो फला फला लड़की का है, लेकिन ये वीडियो इस तरीके से गांव के अंदर अनन्य मोबाइलों पर क्यों आ रहा है। लिहाजा अब लोगों को लगने लगता है कि ये जो पूरा मामला है ये मामला कोई सीधा साधा मामला नहीं है, बल्कि मामला काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए अब ये सारे लोगों को सोचना पड़ता है कि अब हमें इस पूरे मामले को पुलिस को बताना चाहिए और इस पूरे मामले के अंदर हमें पुलिस की हेल्प लेना चाहिए। अब उसके बाद में ये सारे लोग इकट्ठे होकर तुरंत थाना समदड़ी पहुंचते हैं एंड वहां पर पहुंचने के बाद में पुलिस वालों के सामने पहुंचते हैं। जो वीडियोस इनके मोबाइल पे आए थे उन वीडियोस को दिखाते हैं। कहते हैं साहब, इस तरीके की वीडियोस गांव में अन्य मोबाइलों पर भी आई हैं, लेकिन इन वीडियोस को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि इन महिलाओं को हम लोग कहीं ना कहीं जानते हैं, और न जाने क्यों इन वीडियोस को देख के ऐसा लग रहा है कि हमने इन महिलाओं को बहुत ही बारीकी से कहीं देखा है। अच्छा, जो पुलिस वाले होते हैं वो तुरंत इन वीडियोस को देखने की बात करते हैं एंड जैसे ही वीडियोस को देखते हैं पुलिस वाले भी हिल जाते हैं, क्योंकि वीडियो ही कुछ इस तरीके से थी। अब जब ये पूरा मामला पुलिस के सामने पहुंच जाता है, खुली किताब की तरह हो जाता है, तो बात एक्शन लेने की आती है। चाहे वो डीसीपी नीरज कुमार शर्मा हो या फिर थाना प्रभारी शारदा बिश्नोई, ये इस पूरे मामले को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं एंड उसके बाद में अब इस पूरे केस को रिवर्स तरीके से चलाते हैं। क्योंकि अगर किसी के पास वीडियोस पहुंचे थे तो वो किसी नंबर से तो आया होगा, तुम्हारे पास वीडियो किस नंबर से आया, उसके पास वीडियो किस नंबर से आया, उसके पास वीडियो किस नंबर से आया, यानी पूरी तरीके से चैन जोड़ते हैं। अब दोस्तों, इसमें तकरीबन 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं। अब पुलिस वाले इस पूरे मामले में छानबीन जो कर रहे थे ये बहुत ही गुपचुप तरीके से कर रहे थे। चैन से चैन जुड़ते जाते हैं, कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जाती है और फाइनली एक व्यक्ति का नाम पता चलता है, मुकेश दमामी।
मुकेश दमामी भी शायद जो था वो इस पूरे इंसिडेंट की जड़ था। अब दोस्तों जैसे ही इस मुकेश दमामी का नाम आता है तो गांव वाले जो थे एकदम से सन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि मुकेश दमामी उन्हीं के गांव का एक लड़का था, सीधा साधा अच्छा लड़का था। तो ऐसे में उसका नाम आना तो ये इनको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है, पुलिस को बताते भी हैं। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में एक बार कंफर्म करती है कि मुकेश दमामी भी है इस पूरे केस के पीछे या फिर कोई और है। लेकिन पुलिस जब पूछताछ करती है तो मुकेश दमामी ही इस पूरे इंसिडेंट की जड़ निकलता है। एंड दोस्तों मुकेश दमामी का जब मोबाइल और साथ के साथ उसके पास में एक पेन ड्राइव भी मिलती है, जब इन दोनों चीज़ों को खंगाला जाता है तो उसके पास में 40 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियों के कुछ ऐसे वीडियोज़, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिसे अगर कोई भी देख ले तो अंदर तक टूट के रह जाए। अब जैसे ही पुलिस वालों को इस पूरी चीज़ में सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि मुकेश ही सारी सबके पीछे है, तो पुलिस वाले बड़ा बहुत चक्कर रहते हैं कि मुकेश आखिरकार इतना ज़्यादा गिर कर इतना ज़्यादा नीच काम कैसे कर सकता है, आखिरकार ये किस तरीके का व्यक्ति है, किस हद तक गिर सकता है। इस तरीके से 40 लड़कियों के कुछ अश्लील फोटोग्राफ्स, उनकी वीडियोस उसके मोबाइल में, उसकी पेन ड्राइव में। अब मुकेश के पिता से भी पूछताछ की जाती है, सारे लोगों से पूछताछ करी जाती है। और दोस्तों मुकेश के बारे में जो कहानी निकल के आती है वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। दरअसल जो मुकेश था ये अपने घर का इकलौता बेटा था। परिवार जो था ये बेहद ही गरीब, यानी बहुत ही गरीबी के निचले वाले पायदान का जो परिवार था वो परिवार था। परिवार में पैसों की तो दिक्कत रहती ही थी। अच्छा मुकेश जो था वो अच्छा खासा डील डॉल था, उसका लंबा चौड़ा व्यक्ति, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। कई जगह कहीं पर नौकरी के लिए जाता, काम के लिए जाता, लेकिन कुछ दिनों तक काम कर नहीं पाता। अच्छा परिवार वाले जो थे वो भी उसको ज़्यादा दूर भेजते नहीं थे, क्योंकि परिवार का इकलौता बेटा था। इसलिए मुकेश जो था वो ज़्यादातर समय अपने घर पे ही, अपने गांव में ही बिताया करता था। लेकिन उसके बाद में मुकेश जो था वो गांव के अंदर ही एक बैंड कंपनी ज्वाइन करता है। बैंड मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि गांव के अंदर कुछ ऐसी जो डांस के प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, जिसमें कुछ ढोल बाजे शादी में लेके जाते हैं, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस करते हैं। यानी जो बैंड बाजे वाली एक कंपनी जो एक किसी ने काम चलाया था उसको ये ज्वाइन करता है, और उसके बाद में उसी कंपनी के अंदर ये ढोल बजाने का काम करने लगता है। अच्छा जो मुकेश था वो लोकल का ही था, देखने में भी अच्छा था, तो आस पड़ोस में जो भी शादी होती उसमें मुकेश को बुलाया जाता। मुकेश उस शादी में जाता, घंटे 2 घंटे ढोल बजाता, उसके बाद में आ जाता, अच्छे खासे पैसे मिल जाते। इसी तरीके से मुकेश कई शादियों में जाता है और वहाँ पर उसकी किसी लड़की से मुलाकात होती है, क्योंकि कोई उससे पूछता कि तुम बहुत अच्छा ढोल बजाते हो, तो मुकेश उससे नंबर एक्सचेंज कर लेता। उसके बाद में उससे मिलता, मुलाकातें करता। अच्छा ये सारी चीज़ें जो थी वो एक नहीं बल्कि कई शादियों में मुकेश के साथ में हुई। कई ऐसी लड़कियां जो उसके टच में आई, कई ऐसी लड़कियों से उसने नंबर एक्सचेंज किया और कई लड़कियों के साथ में उसने शारीरिक संबंध बनाए। अब मुकेश को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि वो शादियों में जाता है, ढोल बजाता है, पैसा कमाता है, तो क्यों ना वो खाली ढोल बजाए, बल्कि वो वहाँ पर जाए और उनकी जो घर में जो लड़कियाँ होती हैं उनकी इज्जत भी लूट कर आए। इसी तरीके से मुकेश अब किसी भी शादी के अंदर जाता तो ये अपने नंबर की कुछ पर्चियाँ बना कर ले जाता। उसके बाद में उस शादी के अंदर ढोल बजाता। वहाँ पर कोई महिला या फिर कोई छोटी बच्ची इससे कहती कि भैया तुम ढोल बहुत अच्छा बजाते हो। उसके बाद में जो उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाता, नंबर एक्सचेंज करता, उसके बाद में फ़ोन पर बातचीत शुरू करता और उसके बाद में उनके हालातों को जानता, उनकी बारीकियों को जानता, उनकी कुछ वीकनेस, कुछ सारी चीज़ें, उनके बारे में सारी चीज़ें पूछता और उसके बाद में उनका शारीरिक शोषण कराता। अब दोस्तों आजकल का ये ट्रेंड है, क्योंकि अगर कोई किसी के टच में आए तो सबसे पहले वो शारीरिक संबंधी बनाएगा। इसीलिए मुकेश को भी इस पूरे मामले में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही थी, क्योंकि दोस्तों आज का ये दौर ऐसा है कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर कोई ऐसी लड़की जो बहुत कम उम्र की लड़की है, जिसने दुनिया ठीक तरीके से नहीं देखी है, और वो अगर किसी के थोड़े से भी टच में आ जाती है तो उससे अपनी सारी बात शेयर कर देती है, चाहे वो अपने घर की हो, परिवार की हो, रिलेशनशिप की हो, या फिर उसकी खुश निजी ज़िंदगी। अगर किसी ने दुनिया ठीक तरीके से नहीं देखी है, किसी को नहीं पता है इस दुनिया के अंदर किस किस तरीके के निर्दयी लोग रहते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों कोई भी अपनी सारी डिटेल शेयर करने में ज़रा भी देर नहीं लगाता। और यही सब कुछ इस मुकेश के साथ भी हो रहा था। इस पे लड़कियां ट्रस्ट करती, ट्रस्ट करने के बाद में इससे अपनी वीकनेस सारी डिटेल्स शेयर करती और उसके बाद में ये मुकेश उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाता और उनके साथ में उनका शारीरिक शोषण करता, उनका रेप करता। क्योंकि दोस्तों मुकेश ने इन लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए सबसे पहले यही चाल चली थी, क्योंकि आजकल हर घर के अंदर मनमुटाव है, लोग अपनों से बात करना चाहते नहीं, इसलिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। अब मुकेश अगर किसी लड़की से बात करता उनके सीक्रेट जाता, बाद में उन्हें कंधा देने की कोशिश करता, उनका सहारा बनने की कोशिश करता। अच्छा कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो मुकेश के प्यार में इतनी ज़्यादा पागल थीं कि मुकेश के एक कहने पे ही कपड़े उतार दिया करती थी, क्योंकि फ़ोन पे बात करता, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करता,
उसके बाद में उनसे कपड़े उतारने को बोलता, उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लेता या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता। इस तरीके से उनके प्रूफ इकट्ठा करता। अच्छा, कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो इसको ये बात सुनकर इसको ब्लॉक कर देती, कहती ये किस तरीके का घटिया आदमी है। लेकिन उसके बाद में ये उनको नए नंबर से कॉल करता। नए नंबर से कॉल करने के बाद में कहता कि तुमने जो मुझसे बात की है, तुम्हारी बात की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो ये रिकॉर्डिंग मैं तुम्हारे परिवार वालों को सुना दूंगा। यानी ऐसे नहीं तो ऐसे ये जो मुकेश था उन लड़कियों को फांस चुका था, और वो लड़कियां एक बार महज बात करने की वजह से अब मुकेश के चंगुल में फंस चुकी थीं। फिर क्या था, ये जो मुकेश था इसी तरीके से लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगा था। कभी किसी लड़की को बुलाता, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता, कभी उससे पैसों की डिमांड रखता। उसके बाद में साल 2023 में ये मुकेश एक ऐसी लड़की से बात करता है जो लड़की अपने परिवार की इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मर जाती थी। उस लड़की को अपने परिवार की, अपने माता पिता की इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल था। तो इस मुकेश को भी ये पता था कि न्यूड वीडियो ना सही, लेकिन इसको तो महज वीडियो कॉल के ज़रिए ही फंसाया जा सकता है। अब उसके बाद में वो वीडियो कॉल कर लेती है। अब मुकेश उसको ब्लैकमेल करना चालू कर देता है। कभी उससे पैसों की डिमांड करता तो कभी उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की डिमांड करता। इस वजह से वो जो लड़की होती है परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। वो आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद में उसके मोबाइल की चैट्स वगैरह खुलती है। जब उसकी माँ को पता चलता है तो माँ जो थी वो सदमे में आत्महत्या कर लेती है। यानी 2 लोग को ब्लैकमेल कर कर ये मुकेश इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर चुका था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस जब इसकी बात सुन रही थी तो पुलिस बड़ी हैरान थी, क्योंकि दोस्तों ये व्यक्ति ऑन द रिकॉर्ड बता रहा था कि इसमें 40 महिलाएं, 40 लड़कियां ऐसी थीं जिसके प्रूफ मिले थे। न जाने ऐसी अनगिनत लड़कियां और जाना कितनी होंगी जिनके प्रूफ नहीं हैं। न जाने कितनी ऐसी होंगी जो आने वाले दिनों में इसके साथ में ब्लैकमेल होती, क्योंकि शादी का समय जो है साल 2023 में जून के महीने में भी चल रहा था। और उसके बाद में न जाने इतनी ऐसी जना कितनी लड़कियां होंगी जो शर्म की वजह से आकर ये न कह पाई होंगी कि इस व्यक्ति ने हमारा यौन शोषण किया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि हमारे समाज के अंदर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो गांव देहात में रहती हैं, दुनिया उन्होंने सही तरीके से देखी नहीं है। माँ या पिता या भाई के मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक खोल लेती हैं और वहीं पर किसी अनजाने व्यक्ति के साथ में उसकी लग्जरियस लाइफ देखकर थोड़ी बहुत बातचीत अगर हो जाती है तो उसके बाद में ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चालू हो जाता है। और इस तरीके से न जाने कितनी ही लड़कियों को ब्लैकमेल कर कर या तो उनका शारीरिक शोषण कर लिया गया या फिर उनको मार दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि लड़कियां ब्लैकमेलिंग में आ भी जाती हैं। और दोस्तों, आज का जो दौर है ये दौर इतना ज़्यादा ख़तरनाक और इतना ज़्यादा भयावह है कि आज का दौर AI का दौर है। इसमें हूबहू आप जैसे शक्ल की वीडियो बनाई जा सकती है। ज़रा सोचिए कि ये दौर कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। एलन मस्क ने कहा था कि AI फॉर मोर डेंजरस, यानी इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि आने वाले दिनों में इंसान की प्राइवेसी जो है वो सेफ़ नहीं है। तो अभी कहने का मतलब यही है कि जो लोग लाइमलाइट में नहीं आना चाहती, जो लड़कियां, वो कभी भी अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड ना करें भी तो आप अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें। बहुत सारी जो सिक्योरिटी है वो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी प्लेटफॉर्म ने भी दे के रखी हुई है। तो आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। कहने का मतलब यही है कि छोटी सी भी अगर इंसान की नज़र बची तो दुर्घटना कब घट जाए कहा नहीं जा सकता। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो हमारे चैनल पर कमेंट्स आए थे इसमें पहला कमेंट्स है लोकेश सिंह जी का। लिखते हैं, भाई साहब आपकी स्टोरी 4 साल से सुनता हूँ, आपने आज तक मुझे कभी रिप्लाई नहीं किया। मैं लोकेश गुर्जर, राजस्थान दौसा से हूँ और आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। आपके लिए मैसेज भी करता रहता हूँ बट आप कभी रिप्लाई नहीं देते। तो लोकेश सिंह जी, मैं कभी भी किसी के मैसेज को इग्नोर नहीं करता। आपने ऐसा किया होगा कि आपने हमारे ओल्ड वीडियोस पे कमेंट्स किए होंगे। मैं क्या करता हूँ कि जैसे आज मैंने ये वीडियो बनाया है तो इसी वीडियो के कमेंट्स मैं अगले दिन पढ़ूंगा और वीडियो के कमेंट्स 4 बजे से पहले के पहले पढ़े जाते हैं, क्योंकि 4 बजे मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो कोशिश किया करें आप सभी लोग, जो लोग शिकायत करते हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो लोग हमारे लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट्स करा करें। यानी अगर आज आप मेरा नाम सुनना चाहते हैं, आप अपना नाम सुनना चाहते हैं वीडियो के अंदर, तो कल वाले वीडियो पे 4 बजे से पहले कमेंट्स कर दीजिए। खैर, शुक्रिया लोकेश सिंह जी। जावेद अंसारी लिखते हैं, बहुत अच्छी कहानी सुनाई मलिक भाई, आप हमेशा सलामत रहिए। तो जावेद अंसारी जी शुक्रिया। देव कुमार जी लिखते हैं, टू गुड इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन स्टोरी। तो भाई देव कुमार जी, मेरे भाई, शुक्रिया आपका। एक खान लिखते हैं, आपकी कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो एक खान जी, शुक्रिया मेरे भाई। धीरज सिंह लिखते हैं, मलिक भाई राम राम भैया, आज की कहानी अच्छी लगी, नई स्टोरी लगी, लाया करो, ऐसी कहानी अच्छी लगती हैं। तो धीरज सिंह जी भैया राम राम, आप ठीक हैं, कैसे हैं बताइएगा। एक खान लिखते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से कहानी समझाते हैं भाई। तो एक खान जी शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं, आपकी बात सही है।
तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप बताइएगा मुझे। उसके बाद में मोहम्मद मज़हर आलम लिखते हैं थैंक यू प्रॉमिस भाईजान। तो भाई मोहम्मद मज़हर आलम जी शुक्रिया आपका। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई नाइस स्टोरी। तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई वालेकुम सलाम शुक्रिया आपका। उसके बाद में सालिम सैयद हैं लिखते हैं अपराध कभी भुगतान नहीं करता। तो सालिम सैयद जी आपने अपना कमेंट्स किया, शुक्रिया। ए चौधरी हैं लिखते हैं शाबिज़ भाई लगे रहो, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो ए चौधरी जी मेरे भाई शुक्रिया। दिनेश कुमार जी हैं लिखते हैं आप भाई कैसे हैं। तो दिनेश कुमार जी मैं ठीक हूँ। उसके बाद में मोहम्मद जोरोज़ हैं लिखते हैं कहानी अच्छी है। शील निधि हैं लिखते हैं मलिक भाई आजकल शानदार स्टोरी सुना रहे हो, जो अच्छी शुरुआत है। शील निधि उत्तराखंड से शुक्रिया आपका। उसके बाद में इख्तिदार अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भैया कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी सुनाई गई सच्ची क्राइम स्टोरी से सीख मिलती है और इंसान को सही रहना चाहिए। तो इख्तिदार अहमद जी भाई वालेकुम सलाम शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार है लिखते हैं नमस्कार भाई साहब बहुत बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई नमस्कार कैसे हैं आप। उसके बाद में लईक अब्बास लिखते हैं सुपर स्टोरी लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से सुनते हैं, शुक्रिया। अहमद मुश्ताक हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर नाइस स्पीकिंग, आई लाइक वाचिंग एवरीडे योर स्टोरी एंड आई एम लिविंग इन दुबई। तो अब्दुल मुश्ताक जी वालेकुम सलाम शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है। उसके बाद में डोपे बगरा है लिखते हैं आने वाला वीडियो में मेरा नाम ले लेना भाईजान, लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो आपका नाम यहाँ पे जो शो हो रहा है वो है डोप बगरा। तो आप अगर आपका नाम ये गलत है तो अगले दिन मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो क्या होता है जो हैंडल पे नाम होता है वही यहाँ पर शो होता है, या फिर आप कमेंट्स में अपना नाम लिख देंगे तो मैं सही तरीके से ले पाऊंगा। तो मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मलिक साहब क्राइम किसी भी समस्या का हल नहीं होता बल्कि समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। उसके बाद में मोहम्मद रियाज लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी सर, नाइस एक्सप्लेनिंग थैंक यू। तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया। साजिद जार हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं मलिक भाई बहुत ख़राब टाइम है, शुक्रिया। उसके बाद में कटवा प्रदीप हैं जो लाइक करते हैं हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में ARB व्लॉग हैं लिखते हैं मलिक भाई बहुत शुक्रिया। उसके बाद में स्माइलिंग वीवर हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाईजान कैसे हैं आप, बिग फैन भाईजान लव यू फ्रॉम ऑल द बेस्ट। तो स्माइलिंग वीवर जी शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं सुपर स्टोरी एंड गुड जॉब। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। आफ्ताब मलिक हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई और हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। ऑल टाइप रियलिटी हैं लिखते हैं भाई आर्टिकल या जहाँ से स्टोरी लेते हो उसका रेफरेंस डाल दिया करो। तो ऑल टाइप रियलिटी जी मैं डालता हूँ कई वीडियोज़ में, लेकिन आप अगर किसी भी वीडियोज़ को गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। अरहम है रहम खान लिखते हैं भाई तुम स्टोरी रिपीट करने लगे हो, ये स्टोरी शम्स ताहिर खान सर से सुन चुके हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं जो मेरे व्यूवर्स आते हैं इंस्टाग्राम पे डिमांड करते हैं तो सुनाना पड़ती है। आप भी अगर किसी स्टोरी को सुनना चाहते हैं, भले ही वो स्टोरी 1000 चैनल ने भी सुना दी है, तो मेरे जो व्यूवर हैं मैं उनका ख्याल रखूँगा और उनको स्टोरी सुनाऊँगा। मोहम्मद जी हैं लिखते हैं अरे सनसवादी गाँव नहीं है सानस वादी है, जो लिखा मिलता है वही बोलते हो क्या। तो बहुत जी शुक्रिया भाई आपने मुझे बताया। उसके बाद में दो बगरा लिखते हैं आने वाले वीडियो में मेरा नाम ले लेना भाईजान, शुक्रिया। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है वो भी दो बगरा जी का है। तो भाई बारिश बहुत तेज़ आई है और ओले पड़ रहे हैं। और बाकी आज की जो कहानी है इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद जय भारत। और उम्मीद करता हूँ ये जो बारिश आई है ओलों के साथ में, इससे अब जो गर्मी है वो कम हो जाएगी। और आप लोग भी बताइएगा कि आपके इलाके में भी बारिश आई है और ओले पड़े हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत।